हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड एंड डूइंग ग्रेट। सो हम कर रहे थे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी से और हमने चैप्टर अपना फिनिश कर लिया था। ठीक है, आपके 3 जो लेक्चर मैंने पहले दिए उसमें आपका चैप्टर फिनिश हो गया है और ऑलमोस्ट हमने ऑल टॉपिक्स आपके कवर कर लिए हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कुछ इंटेक्स के क्वेश्चंस वो सब हमने कर लिए। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। जो चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक से ही, क्योंकि एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज, तो बने रहिएगा मेरे साथ। दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टू होम। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ठीक है, तो एनसीईआरटी से हमने सब कुछ कर लिया और अब हम अपना जो लेक्चर दे रहे हैं एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए, वो एक्सरसाइज सोल्व हम करेंगे। उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपके पास होंगे, जैसे मल्टीपल चॉइस भी होते हैं, ABCD वाले। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स भी आ जाते हैं एंड एक्सप्लेन टाइप भी आ जाते हैं एंड बैलेंस द केमिकल रिएक्शन भी आ जाता है। वर्ड से फॉर्मूले बना रहे हो देन बैलेंस वो भी आपके पास आएगा। ठीक है, तो हर टाइप का क्वेश्चन जो है हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ठीक है, आपको करेक्ट और इनकरेक्ट पे मतलब आपका जब भी इस तरह से ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के, तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि आपका जब भी करेक्ट इनकरेक्ट दिया हुआ हो तो इनकरेक्ट को आप बड़ा ध्यान से उसको देखें, क्योंकि उसी में बच्चे करेक्ट एकदम से इनकरेक्ट लिखा हुआ है और उसको करेक्ट देके करेक्ट ही यहाँ टाइप कर देंगे। यहाँ पे उसने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहले हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि 2 PbO प्लस कार्बन सॉलिड में है दोनों, 2 Pb साथ में ये भी सॉलिड में, CO2 आपका गैस में है। तो मेरे पास जो एक्सरसाइज है या सॉरी जो इक्वेशन है वो है आपकी 2 PbO प्लस कार्बन और ये हमारे पास बन गया 2 Pb। Pb होता है लेड एंड देन CO2 गैस। ये मेरे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमें देखना है कि ये कह रहा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो हमें तो अपना क्वेश्चन जैसे हम लगाते हैं हमें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस निकालने हैं। ठीक है, तो कल भी मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइज रिड्यूस सब्सटेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेम हमें करना है लेफ्ट और राइट को कंपेयर, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करना है, बट रिड्यूस और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कहाँ बताने हैं, ओनली लेफ्ट साइड यानी कि रिएक्टेंट की साइड ही हमें बताने हैं, क्योंकि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो लेफ्ट साइड हमने स्टार्टिंग में लिए उन्हीं के साथ कुछ होना होता है तभी कुछ नया बनता है। तो यहाँ पे लेड से और लेड में चलूँगी तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ लेड के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है बट यहाँ पे अकेला लेड है। Pb जो है वो यहाँ पे लेड ऑक्साइड की फॉर्म में है और वहाँ पे अकेला लेड है Pb की फॉर्म में है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और आपको पता है कि ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन होता है, तो अगर रिमूव हो गई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है O फॉर ऑक्सीडेशन एंड O फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो उसका रिमूवल क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे जो है लेड ऑक्साइड ये क्या है, रिड्यूस सब्सटेंस है। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब ऑलरेडी अगर हमें जल्दी है या क्वेश्चन नहीं आता है तो हम कार्बन को एज इट इज़ लिख सकते हैं, इसका रिवर्स यानी कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, बट हमें आता है तो हम करेंगे। ठीक है, नहीं भी आता हो तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आप उसको एक अगर ऑक्सीडाइज रिड्यूस आपने कर लिया तो दूसरा आपका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से मैं कंपेयर करती हूँ कि यहाँ मेरे पास है कार्बन से और CO2 को मैं जब कंपेयर करती हूँ तो यहाँ देख रही हूँ अकेला कार्बन है और यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, CO2 बन गया। तो यहाँ क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ है। इट मीन्स यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। इट मीन्स कार्बन कैसा सब्सटेंस है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि हमें बताना तो वही है ना रिएक्टेंट की साइड ही।
तो लेड ऑक्साइड आपका रिड्यूस सब्सटेंस है एंड कार्बन आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। इतना हमें अपने क्वेश्चन से हमें पता लग गया। अब हम स्टेटमेंट पे चलेंगे। तो करेक्ट जो है वो तो स्टेटमेंट ये है कि लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस सब्सटेंस है और कार्बन आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, नो, लेड तो ये है, ये तो हमें, ये तो रिड्यूस हुआ ही नहीं, रिड्यूस तो ये हुआ है, तो ये रिएक्शन आपकी इनकरेक्ट है। ठीक है, ये आपकी इनकरेक्ट है। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो ये भी आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड कह रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो थर्ड आपकी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। फोर्थ कह रहा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यस लेड ऑक्साइड गेट रिड्यूस हुआ है तभी तो लेड बना है। ठीक है, तो आपकी ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो सी और डी आपकी दोनों ठीक है। अब यहीं पे नहीं रुकना है कि इनकरेक्ट बताने के लिए आप इन्हीं को क्रॉस या आपका जो है राइट कट टिक मार्क कर दो, उसके बाद आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वो हमें देखने ज़रूरी है। तो इतना भी फास्ट नहीं होना है कि हम नीचे भी ना देखें क्या है। तो यहाँ पे ए एंड बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ए एंड बी इनकरेक्ट हमें बताना है, हमने पहले ही देख लिया इनकरेक्ट, तो ए एंड बी तो इनकरेक्ट है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। और देख लेते हैं हम ए एंड सी, तो यहाँ पे सी तो हमारा राइट है बट ए रोंग है, पर ये तो सिर्फ रोंग ही पूछ रहा है, लेकिन सी तो हमारा राइट है, तो ए एंड सी नहीं हो सकता। उसके बाद ए बी एंड सी, तो ए एंड बी तो ठीक है, ये इनकरेक्ट है, बट सी तो आपका जो है वो राइट है, तो ये आपका नहीं हो सकता ये ऑप्शन। ऑल तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि दो जो स्टेटमेंट है वो रोंग है और दो जो स्टेटमेंट है वो राइट है। तो इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी ए एंड बी है, तो यही हमारा जो है राइट आंसर होगा ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, दैट इज ए एंड बी, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 और 2Fe। ठीक है, मेरे पास है Fe2O3 प्लस 2Al प्लस 2Fe, सॉरी प्लस नहीं एरो, ये बन गया Al2O3 और प्लस Fe। ठीक है, तो ये हमारे पास है Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 2Fe हमारे पास बाहर निकल गया, ये इसको बैलेंस कर दिया 2Fe। ठीक है, ये हमारे पास है। क्या कह रहा है कि द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट कह रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास था Fe2O3 पर 2A, तो हमारे पास एक तो जो है वो आपका Fe2O3 एक कंपाउंड है, ठीक है, वो सॉल्यूशन की फॉर्म में है या नहीं है ये उसने नहीं दिया, बट एक हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में आपका मेटल है। एक जो मेटल है वो आपका कंपाउंड की फॉर्म में है जो है फेरिक ऑक्साइड, और दूसरा जो है आपका एल्यूमिनियम एलिमेंटल फॉर्म में है, और उसके बाद Al2O3 बन रहा है, 2Fe यहाँ से इसने बाहर निकाल दिया। तो हमें पता है कि जब भी आपका एक जो आपका एटम है या एक एलिमेंट है वो अपनी नेटिव फॉर्म के अंदर हो, जैसे एल्यूमिनियम अपनी नेटिव फॉर्म के अंदर है, अपनी प्योर फॉर्म के अंदर है, किसी भी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन किसी के साथ उसने कोई कंपाउंड नहीं बनाया, तो एक आपका प्योर फॉर्म में है एंड दूसरा आपका ऑक्सीजन के साथ उसका कंपाउंड है, वो सॉल्यूशन में है, सॉलिड में, ये हमें नहीं पता। ठीक है, बट Fe2O3 जो है वो सॉलिड में ही होता है। तो आपका एक कंपाउंड फॉर्म में है किसी के साथ और एक अगर आपका प्योर फॉर्म में है, और आपस में वो दोनों एक दूसरे को, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो आपका जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, और अपना खुद का कंपाउंड बना लेगा, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम में यही किया
कि एल्यूमिनियम में Fe को बाहर निकाल दिया और Fe2O3 की जगह Al2O3 बन गया एंड Fe को उसने डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन थी हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक एलिमेंट आपका नेटिव फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में, दूसरा आपका कंपाउंड फॉर्म में है और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है, उसकी जगह से खुद का कंपाउंड बना रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये किसका एग्जांपल है? ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, इसका भी एग्जाम्पल नहीं है। और ये आपका जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये डिकम्पोजिशन भी इसका नहीं है। उसके बाद इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया, मल्टीपल चॉइस था। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर है। ये भी वैसे तो करेक्ट आंसर है, बट हम इस रिएक्शन को लिख के देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दैट इज HCl और डाइल्यूट है तो मैं लिखूंगी DIL। ठीक है, और उसमें ये कह रहा है कि हमने डाल दिया आयरन फिलिंग्स Fe, तो बनेगा क्या? फेरिक जो है FeCl2 बनेगा आयरन क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिप्लेस होती है इसमें से। तो इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ क्लोरीन जो है वो 2 है और यहाँ क्लोरीन 1 है, तो मैंने 2 HCl निकाल दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए, वहाँ पे भी H2 हो गए, यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे भी आयरन 1 है। यहाँ क्लोरीन आपका जो है 2 है, 2 लगा हुआ है आगे 2 HCl के साथ, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, Fe दोनों साइड। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो वो यही कहना चाह रहा था कि बनेगा क्या, उस आंसर को टिक करो। तो रिएक्शन तो हमारी यही होगी, HCl होता है, अगर वो गैस फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अगर वो एसिड की फॉर्म में है, उसको डाइल्यूट फॉर्म में ले आया है, गैस को वैक्वस बना लिया है पानी में मिला के, तो डाइल्यूट हो गई, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी ये HCl आपका लिक्विड फॉर्म में आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर्मूला वही होता है HCl, गैस का भी रोग, लेकिन उसका नाम अलग है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या फिर उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, डाइल्यूट। तो हमारे पास बना क्या? ये है आयरन क्लोराइड और ये है आपका हाइड्रोजन गैस, या इस आयरन क्लोराइड को हम क्या बोल सकते हैं, जो है ये है फेरस क्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें Fe2+ आयन है, तो Fe2+ फेरस होता है। और अगर ये FeCl3 होता तो इसमें Fe3+ आयन होता, तो उसको हम बोलते हैं फेरिक। ठीक है, इक शब्द आता है जब आपका हायर चार्ज हो, उसमें ज़्यादा जो है चार्ज हो उसके ऊपर, तो इक IC है, फेरिक। ठीक है, और OUS आता है फेरस, जब उस पर चार्ज कम हो। तो अगर +2 +3 दो चार्ज आपको कंपेयर करने हैं तो Fe2+ फेरस होता है और Fe3+ फेरिक होता है। ठीक है, तो FeCl2 के अंदर हम देखें तो Fe2+ है आयन, हमें पता कैसे चलेगा कि Fe2+ है? Fe2+ है, NCl-1 होगा वो, तभी वो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे Fe1 बन गया, NCl2 बन गया। तो 1 हमें लिखना नहीं, तो FeCl2 हम इसको बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे Fe2+ था और Cl- था, चार्ज हमें देखना नहीं होता और बाकी जो नंबर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया फेरस क्लोराइड। तो इसका केमिकल नेम जो हम फेरस क्लोराइड बोल सकते हैं, आयरन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको फेरिस का ही आगे भी आपको पता लग जाएगा। तो FeCl2 जो है आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड हमारे पास प्रोडक्ट आ गया ना, हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास ये हमारे पास आ गया तो इसमें हम देख लेते कौन सा हमारा ऑप्शन है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। और देख लेते हैं क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, ये तो नहीं होगा, क्लोरीन गैस भी नहीं निकली। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये तो गलत है क्योंकि रिएक्शन तो हुई है। आयरन साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस, वाटर तो नहीं निकला। तो हमारे पास आया क्या है प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है ए, वो थर्ड क्वेश्चन का जो ए है वो आंसर आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
देखो आपका जो कोई भी इक्वेशन है, अगर उसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड अगर वो इक्वल है, बिल्कुल नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल है और मास दोनों साइड इक्वल है, तो उसको हम बोलेंगे वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल हम जैसे ले कि हमने लिया जिंक प्लस H2SO4, ठीक है, ZnSO4 प्लस H2, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। तो यहाँ पे जिंक भी 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, यहाँ पे SO4 1 है, यहाँ पे भी SO4 1 है, यहाँ पे H2 1 है और यहाँ पे भी H2 आपका जो है हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन आपका 2 है। तो इट मीन्स यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इफ ए रिएक्शन हैव all the elements या all the atoms are equal in reactant side as well as product side and mass of the reactants is equal to the mass of the product, then this reaction is called as the balanced chemical equation। अगर वो imbalance है तो उसको हम balance करते हैं। तो कहता है कि why should a reaction be balanced, उसको क्यों करते हैं? Because to satisfy the law of conservation of mass we should balance the chemical reaction। According to the law of conservation of mass, an atom or an element can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, only a rearrangement of the atoms takes place, and according to this the atoms in reactant sides, all the atoms in reactant sides should be equal to the all the atoms present in product side, and so that the mass of the reactants will be equal to the mass of the product। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मास दोनों साइड सेम हो जाएगा, जो एटम सेम है तो मास भी सेम हो जाएगा। इसलिए केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो है अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे कि आपके पास कोई भी इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल जो है हमने लिया अभी जो इक्वेशन थी वही अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना था? FeCl2 प्लस 2 प्लस H2, ये रिएक्शन हमने ले ली। और कोई रिएक्शन हम ले लेते हैं, 2-3 रिएक्शन ले लेते हैं हम। S2 सेकेंड हमने ली जो है N2 प्लस H2 और ये बनाएगा हमारे पास अमोनिया। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम देखा हमने नाइट्रोजन 2 है लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगी, तो अब यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन जो है वो 3 है और 3 और 2 मल्टीप्लाई होके हाइड्रोजन हो गया 6, बट यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, तो मैं इसको क्या करूँगी 3 से मल्टीप्लाई। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, तो हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड in reactants should be equal to number of atoms in product side। ठीक है, प्रोडक्ट होता है RHS में राइट साइड और रिएक्टेंट होता है LHS यानी कि लेफ्ट साइड में। ठीक है, और क्यों बैलेंस करते हैं? why should we balance the chemical reaction? to satisfy the law of conservation of mass, to satisfy law of conservation of mass। और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, या फिर ये कहेंगे एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैन टेक्स प्लेस, सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड्स should be equal to number of atoms in product sides and mass of the reactants equal to mass of the product। इसलिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं ताकि उसका मास इक्वल हो जाए, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू ए केमिकल इक्वेशन देन बैलेंस देम। देखो अब इसने केमिकल इक्वेशंस को दिया है
फर्स्ट कह रहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। ओहो, ये हमने अभी लिया। हाइड्रोजन गैस होता है H2, साथ में कह रहा है नाइट्रोजन गैस यानी कि N2, और साथ में कह रहा है कि ये बनाएगा अमोनिया, तो ये हो गया NH3। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो आपको भी पता है यहाँ नाइट्रोजन 1 है और यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 है, तो जहाँ कम है वहाँ पे आप कोफिशिएंट लगा दो। तो मैंने 2NH3 कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने 2 किया तो हाइड्रोजन 6 हो गए, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के बॉटम पे 3 लगा हुआ है, तो ये जो सामने 2 है और ये 3 है, मल्टीप्लाई होके 6 बना देंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है क्योंकि H2 है और वहाँ पे 6 हो गया, तो मैं यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 3H2 हो गया। तो इस रिएक्शन का आंसर हो गया 3H2 प्लस N2 क्या बन गया 2NH3। ये रिएक्शन हमने लिख भी दी और बैलेंस भी कर दी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव द वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है H2S, ठीक है। बर्न्स इन एयर का मतलब है कि ऑक्सीजन में बर्न होगी, बर्न्स इन एयर का मतलब है O2 हमें लेना है। बन क्या रहा है, एक तो वाटर बन रहा है H2O एंड सेकंड बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस हम कर लेते हैं। तो हमारे पास H2S जो है, हमें सबसे पहले क्या देखना है कि सल्फर हमारे पास इधर 1 है, उधर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर देखो ऑक्सीजन 2 एंड 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। तो अगर हमारे पास देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है, बाकी दिख रहा है। तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करने के लिए देखेंगे, यहाँ 2 और 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ ओनली 2 ऑक्सीजन है। तो आपका उधर 3 है, इधर 2 है, तो मैं क्या करूँगी कि हमारे पास कोई एक ऐसा डिजिट हम लेंगे जिससे हम थोड़ा उसको करके देखें कि अगर हमारे पास इधर 3 ऑक्सीजन है, तो अगर मैं यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये बन गया 4H2 और हाइड्रोजन कितना हो गया 2 इधर एंड 2 इधर 4 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 4 हो गया और हाइड्रोजन 4 हो गया 2H2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 ही है, तो मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से रफ उसको वर्क करके देखोगे, आपका थोड़ी देर में बैलेंस हो जाती है रिएक्शन। हमें सारे एटम देखने होते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2H2 है, 4 है। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे जो सल्फर है वो 2 हो गया, जैसे मैंने 2H2S किया तो जो सल्फर है वो 2 हो गया, लेकिन यहाँ सल्फर 1 ही है, तो मैं इसको भी 2 कर दूंगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने वाटर को डबल किया था, वाटर को मैंने जब 2 लगाया पूरा कोफिशिएंट आ गए, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, तो फिर मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ 2 लगाया, तो ये 2H2S हो गया। तो जैसे 2H2S किया तो यहाँ सल्फर 2 हो गए, तो मैंने 2SO2 कर दिया। अब हमें फाइनली एक बार देखना है कि हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, यहाँ सल्फर 2, यहाँ पे भी सल्फर 2। अब यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन इधर तो 2 है, इधर कितने हो गए 2 तो इधर है एंड 4 इधर है, 2SO2। तो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 4 एंड 2 इस H2O के अंदर, तो 4 और 2 कितने हो गए 6 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ कितने हैं 2 ही है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये कितना हो गया ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए। तो यहाँ पे आप देखो सारा ही कुछ बैलेंस हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए एंड 2SO2। तो ये जो रिएक्शन इस तरह से हमें लिखनी है 2H2S प्लस 3O2 और ये बन गया 2H2O एंड 2SO2। ये रिएक्शन हमने लिख दी और बैलेंस कर दी। तो आपको बैलेंसिंग का ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव द एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड। तो ये रिएक्शन हमने पहले भी की है, BaCl2, ठीक है, प्लस किसके साथ Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, और बनेगा क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये कह रहा है AlCl3 प्लस कह रहा है बेरियम सल्फेट के वाइट PPT बनेंगे, तो BaSO4 के PPT, ठीक है। ये इंसोल्यूबल पार्ट है, इंसोल्यूबल पार्ट, और ये जो है ये लिक्विड है, AlCl3 सॉल्यूशन है। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। हमने जो बोला था वो तो हमने लिख दिया, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या बना एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें करना है बैलेंस। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि हमारे पास एल्यूमिनियम इधर 2 है, Al2SO4 थ्राइस, लेकिन वहाँ एल्यूमिनियम 1 ही है।
तो इधर 2 है उधर 1 है, तो मैं 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मैंने लगा दिया 2AlCl3। जैसे मैंने 2AlCl3 किया तो वहाँ पे क्लोरीन हो गए 6, AlCl3 था तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 ही है, तो मैंने कर दिया 3BaCl2, तो ये 3BaCl2 हो गया। ठीक है, 3BaCl2 हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने 3Ba किया तो बेरिलियम 3 हो गया, तो मैं यहाँ पे 3BaSO4 करूँगी। अब एक बार इसको देख लेते हैं, 3 बेरिलियम, वहाँ पे भी 3 बेरिलियम, यहाँ पे आपका क्लोरीन 6, 3BaCl2 है तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, तो 3BaCl2 में क्लोरीन 6, वहाँ पे भी 2AlCl3 है, क्लोरीन 6, यहाँ पे Al2 है तो एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे भी 2AlCl3 तो एल्यूमिनियम 2 हो गए। सल्फेट देखो, पूरा सल्फेट SO4 के बाहर थ्राइस लगा हुआ है, तो 3 सल्फेट है। ठीक है, SO4 को सल्फेट आयन बोलते, पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं, 9th में आप सीख के आए हो। यहाँ पे देखो 3BaSO4 है, तो पूरे फॉर्मूले के सामने 3 लगाए, तो 3 बेरिलियम और 3 ही सल्फेट, तो ये रिएक्शन अब बैलेंस है। और BaSO4 के पीपीटी बनेंगे व्हाइट कलर के, वो हमारा इनसोल्यूबल, एंड AlCl3 है वो हमारा सोल्यूबल पार्ट। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हमने साथ साथ हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है पोटाशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। पोटाशियम मेटल होता है K, तो K मैंने लिखा। ठीक है, रिएक्ट विद वाटर, नीचे भी जगह हम यहाँ लिख सकते हैं, पोटाशियम K प्लस वाटर। ठीक है, क्या बनाएगा? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैंने बनाया KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो H2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे H2O वाली रिएक्शन है या Na वाली जो रिएक्शन थी, तो जस्ट हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए देखें तो यहाँ पोटाशियम 1, वहाँ पे भी 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन देखो वहाँ एक H2 है एक KOH में, तो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है वाटर के अंदर। तो जस्ट हम इसका डबल करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया पोटाशियम को डबल 2Ka किया, तो मैं H2O को भी 2 कर दूंगी। मैंने रिएक्टेंट ही डबल ले लिए, तो देखते हैं एक बार बैलेंस होके, जैसे वाटर वाली जो रिएक्शन है वो डबल करते ही बैलेंस हो जाती है। तो जैसे मैंने यहाँ 2K किया तो मैं 2KOH भी करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पोटाशियम 2, यहाँ पे भी 2K, उसके बाद यहाँ 2H2O में 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 2KOH में और 2 हाइड्रोजन H2 के अंदर, तो 4 हाइड्रोजन हो गए ऑलरेडी। 2H2O में 2 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे भी 2KOH में 2 ऑक्सीजन हो गए, क्योंकि पूरे फॉर्मूले के सामने 2 लगा हुआ है। तो अब ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। रिएक्शन हो जाएगी 2K प्लस 2H2O 2KOH प्लस H2। ठीक है, तो इस तरह से आपको बैलेंस करना है। तो ये सारे के सारे जो है आपके बैलेंस हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने स्टेटमेंट जो है पढ़ लिया और उनका हमने वर्ड से फॉर्मूले में उनको कन्वर्ट कर लिया। तो फर्स्ट वाला हो गया H2N2NH3 वाला, सेकंड हो गया H2S3O2 2H2, आपको दिखाई दे रहा होगा साफ। ठीक है, मैंने लाइन के ऊपर ही जहाँ उनका वो था क्वेश्चन के ऊपर ही उनका आंसर लिखा है। तो ये सारी रिएक्शंस हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखो आप बैलेंस आपको मतलब आना ही आना चाहिए, एक तो वर्ड से फॉर्मूले लिखने और एक बैलेंस करना। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो आई होप आपको आ गया होगा कि बैलेंस किस तरह से करना है। आपको देखेंगे हम, और हमारे पास रिएक्शंस आ रही हैं, इनको भी हम देख लेते हैं बैलेंस करना। तो फर्स्ट है HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, CaOH ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये बना रहा है CaNO3 ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, और H2O। तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो हम कैसे करेंगे कि हमारे पास जो है HNO3 है, HNO3 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और इसी के साथ बन क्या रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है NO3 ट्वाइस, और साथ में बन रहा है H2O। ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है। तो हमें जो है डिफरेंट पेन में ले लेती हूँ। सबसे पहले मुझे दिख क्या रहा है कि यहाँ पे जो NO3 है, NO3 क्या होता है,
NO3 जो है वो नाइट्रेट आयन होता है, पॉलीएटॉमिक आयन NO3, और उसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे NO3 1 है और यहाँ पे जो NO3 है वो बाहर ट्वाइस है, ब्रैकेट के बाहर। तो मुझे NO3 यहाँ 1 लग रहा है और वहाँ 2 लग रहा है, तो मैं यहाँ पूरे फॉर्मूले के सामने 2 लगा दूंगी, तो ये बन जाएगा 2HNO3। तो जैसे मैंने यहाँ 2HNO3 गया तो यहाँ पे भी NO3 1 हो गया और वहाँ पे भी NO3 2 हो गया, यहाँ पे भी NO3 2 हो गया, वहाँ पे भी NO3 2 हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ लगाया तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए। अब हाइड्रोजन हमें काउंट करने ही पड़ेंगे। यहाँ देखो कैल्शियम 1 है तो यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, कैल्शियम तो एकदम ठीक है, लेकिन OH ट्वाइस है तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है और जो है हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन भी 2 है और यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है। OH ट्वाइस पूरा जो है OH ट्वाइस है तो ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है यहाँ देखो H2O के अंदर हाइड्रोजन तो 2 है एंड ऑक्सीजन आपकी 1 ही है। तो अब हमें इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हमारे पास कि NO3 तो हो गया हमारे पास, लेकिन हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे भी है। H जो है ये आपका यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन देखो 2 इधर 2 इधर 4 हो गए, वहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2H2O। तो मैंने यहाँ कर दिया 2H2O। ठीक है, अब हाइड्रोजन 2 इधर 4, वहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या हो गया 4, क्योंकि 2 हमने HNO3 में तो देखा और 2 हमने देखा रिएक्टेंट में COH ट्वाइस में, तो 2 हाइड्रोजन 2 ये 4 हो गया। अब ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं। वाटर के NO3 का जो ऑक्सीजन था वो हमने NO3 में ही काउंट कर लिया। अब हम NO3 के अलावा ऑक्सीजन देखेंगे, वो हमने पूरा NO3, अगर आप अलग अलग एटम देखोगे तो भी ठीक है, और अगर पूरा एक पॉलीएटॉमिक आयन इधर भी नाइट्रेट है उधर भी नाइट्रेट है इधर भी सल्फेट उधर, तो आप पूरा भी ले सकते हो, उसके अलावा जो बच गया उसको अलग से ले लो। तो अब मैं यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन NO3 में इनको काउंट नहीं कर रही हूँ, ना मैं इसको काउंट कर रही हूँ। यहाँ देखो ऑक्सीजन OH में 2 है, OH ट्वाइस, तो यहाँ पे H2O में भी 2 हो गए क्योंकि 2H2O है। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस होगी, तो हमारे पास आया 2HNO3। ठीक है, और जो है 2H2O, ये मेरे पास आया 2HNO3 एंड 2H2O। ये रिएक्शन बैलेंस है, तो आपको इधर 2 लगाना था एंड इधर 2 लगाना था। ठीक है, सेकंड है हमारे पास NaOH प्लस H2SO4, ये बन गया Na2SO4 एंड H2O। देखो इसमें तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपको मैं बता दूं, इधर NaOH में देखो तो Na1 है, लेकिन यहाँ Na2SO4 में Na2 है, तो मैं 2 NaOH करूँगी सबसे पहले। ठीक है, ये रिएक्शन हमें साफ दिखाई दे रही है। तो जैसे मैंने 2 NaOH किया, यहाँ पे सोडियम 2 हो गए तो यहाँ पे भी सोडियम 2 है, यहाँ सल्फेट 1 है तो यहाँ पे भी सल्फेट 1 है। सल्फेट होता है पूरा SO4, तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी सल्फेट 1 ही है। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो हो गए 2 NaOH में, 2 हाइड्रोजन H2 का 4 हो गए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन देखें तो 2H2 है, तो मैं यहाँ 2H2O कर दूंगी। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 तो इधर है 2 NaOH में, ये 2 हो गए हाइड्रोजन, और यहाँ 2 हाइड्रोजन इधर है, तो टोटल हाइड्रोजन हो गए 4, और यहाँ पे मैंने किया 2H2O। तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी 2 NaOH और 2H2O। तो ये जो रिएक्शन है ये आप इस तरह से लिख सकते हो, सामने मैं लिख देती हूँ। ये क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन हो गई 2 NaOH प्लस H2SO4, और ये मेरे पास आ गया Na2SO4 प्लस 2H2। ये हमारे पास सेकेंड रिएक्शन आ गई। थर्ड देखते हैं NaCl AgNO3 AgCl NaNO3। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एटम। Na1 है, Na1 है, Cl1 है, Cl भी 1 है, Ag1 है, Ag होता है सिल्वर, सिल्वर भी 1 है, NO3 जो है वो 1 है, तो NO3 पूरा 1 है। या ऐसे देखो नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो मैं इसको लिख देती हूँ, ऑलरेडी बैलेंस है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं BaCl2 H2SO4 BaSO4 HCl। तो मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बेरिलियम तो 1 है, यहाँ पे भी बेरिलियम 1 है, सल्फेट यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी सल्फेट 1 है, लेकिन यहाँ 2H है और यहाँ 2Cl है, लेकिन यहाँ HCl 1 1 है।
ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है जैसे NaCl वाला था। तो यहाँ 2 है, ये दोनों जो है ये 2 है, लेकिन यहाँ 1 है तो मैं यहाँ 2HCl लगा दूंगी। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, ये रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी BaCl2 प्लस H2SO4, और ये हमारे पास बन गया BaSO4 प्लस 2HCl। तो आपको HCl के सामने 2 लगाना था, ठीक है। तो ये हमारे पास 2HCl बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने बैलेंस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने रिएक्शंस को बैलेंस कर लिया, और वर्ड से फॉर्मूले नहीं, यहाँ पे तो इक्वेशन ही दी हुई थी, सिर्फ उसको बैलेंस करना था, तो हमने वो देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए फिर से बैलेंस आ गया, तो आपकी यहाँ पे अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो रही है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो अब इसने वर्ड्स में दिया हुआ है, देखो क्या कह रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो हमें देखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH ट्वाइस, ठीक है, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, ठीक है। और उसका केमिकल फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस का केमिकल नेम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम से भी आ सकता है स्लैक्ड लाइम। प्लस कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, प्लस कह रहा है कि बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ठीक है। प्लस कह रहा है वाटर बनेगा, तो वाटर कहता है H2 होता है। ये हमारे पास पहले हमने इक्वेशन लिखी, अब इसको बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ OH ट्वाइस में 2 ऑक्सीजन है एंड 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि OH लिख के बाहर 2 लिखा हुआ है ब्रैकेट के, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, सबसे पहले इसको ध्यान रखना है। और यहाँ जो ये CO2 है इसमें 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ ये इससे 1 ऑक्सीजन लेकर CO3 बन जाएगा। तो जब 1 ऑक्सीजन इधर गया CO3 बन गया, तो यहाँ 1 ही ऑक्सीजन रह गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 रह गए, तो 2 हाइड्रोजन यानी कि H2 और 1 ऑक्सीजन यानी कि O, तो H2O बन गया। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ देखिए कैल्शियम 1, यहाँ देखिए कैल्शियम 1, यहाँ देखिए OH ट्वाइस है, तो 1 जो ऑक्सीजन है वो इधर चला गया, CO3 बना, तो CO3 बन गया। 1 ऑक्सीजन जो बच गया वो वाटर के साथ है, ये रहा, और हाइड्रोजन 2 है तो 2। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्मूले इसमें पुट करने थे, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है, ठीक है, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा CaOH ट्वाइस प्लस CO2, ये बन गया CaCO3 प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सेकंड कह रहा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, और ये बनेगा जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक क्या होता है हमारे पास, जिंक होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है AgNO3, ठीक है। उसके बाद जिंक नाइट्रेट क्या बनेगा ZnNO3 ट्वाइस, ये जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। ये बनेगा कैसे, मैं पहले ये बता देती हूँ कि आप ये कहो मैडम ये ट्वाइस क्यों लिख दिया। तो Zn होता है हमेशा 2 प्लस में, जिंक पे हमेशा +2 चार्ज होता है, ठीक है। और जो नाइट्रेट होता है ये पॉली एटॉमिक अनायन है नाइट्रेट, इस पे हमेशा -1 चार्ज होता है। तो चार्ज हमें देखना नहीं है, प्लस और माइनस हमें देखना नहीं है। अब 1 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो Zn के पास लगेगा नीचे 1 बॉटम पे, और NO3 जो है उसका पहले हमें लगाना है ब्रैकेट, क्योंकि इसमें 1 से ज़्यादा एटम है। और ये जो Zn2 प्लस था, इसका जो 2 है वो नीचे इसके बॉटम पे ट्वाइस ऐसे लग जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे जिंक नाइट्रेट, ठीक है। तो ये आपका बनेगा ही बनेगा यही, तो हमें ये पता होना चाहिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो है फॉर्मूला क्या बनेगा आगे प्रोडक्ट में। तो ये हमने लिख दिया जिंक नाइट्रेट, और इसे लिख भी रखा है जिंक नाइट्रेट, तो ZnNO3 ट्वाइस होता है जिंक नाइट्रेट, प्लस बनेगा सिल्वर यानी कि Ag, ये हमने लिख दिया। अब इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है कि ZnNO3 ट्वाइस में NO3 2 है, नाइट्रेट 2 है, लेकिन यहाँ AgNO3 में नाइट्रेट 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 AgNO3 करूँगी। जैसे मैं 2 Ag करती हूँ तो यहाँ पे 2 सिल्वर हो गए, तो मैं यहाँ 2 Ag करूँगी। अब आपका ये देख लेते हैं, यहाँ पे Zn 1 है, यहाँ पे भी Zn 1 है, यहाँ NO3 2 है, 2 लगा हुआ है पूरे फॉर्मूले के साथ, तो यहाँ पे भी NO3 ट्वाइस है, यहाँ पे आपका 2 Ag है, तो यहाँ पे भी 2 Ag है। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस है, तो हो जाएगा Zn प्लस 2 AgNO3 ZnNO3 ट्वाइस प्लस 2 Ag, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ये बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है आपका Al,
ठीक है, प्लस कॉपर क्लोराइड होता है आपका CuCl2, ठीक है, ये बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3, ठीक है, प्लस आपका कॉपर यानी कि Cu। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे AlCl3 है और यहाँ पे CuCl2 है, यानी कि क्लोरीन यहाँ 2 है और क्लोरीन यहाँ 3 है। तो इसका मतलब बैलेंस तो ये नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ। तो अब ये 2 और 3 को बैलेंस करके हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एक ही कंपाउंड में दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे एक ही CuCl2 में ही दोनों क्लोरीन आ गए, यहाँ AlCl3 में ही दोनों। अगर ये बिखर के होता है एक क्लोरीन कहीं एक क्लोरीन कहीं, तो हम 2 और 3 का जो है उसको 6 का नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे 2 है तो उसको 6 बना दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। वहाँ 3 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बना दो और दोनों साइड 6 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या होता है कि वो बिखर जाते हैं। जैसे एक आपका H2O के साथ आ गया, एक किसी और कंपाउंड के साथ आ गया, तो फिर वो हम 2, 3 का फॉर्मूला अप्लाई वहाँ नहीं कर सकते। वहाँ हम क्या करते हैं, फिर उनको सबको काउंट करते हैं टोटल कितना है, फिर उसको बैलेंस करके देखते हैं। अब यहाँ तो सीधा सीधा हमें दिखा दे रहा है कि मैं यहाँ 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 2AlCl3 में क्या हो गया, एल्यूमिनियम 2 हो गया और क्लोरीन 6 हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं, एल्यूमिनियम 2 हो गया तो मैं यहाँ पे भी 2Al कर देती हूँ। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्लोरीन 2 है और जो है यहाँ मैं कर देती हूँ 3 से इसको मल्टीप्लाई, तो ये 3CuCl2 हो गया। तो यहाँ क्लोरीन 6 हो गया, यहाँ पे भी क्लोरीन 6, लेकिन कॉपर 3 हो गया, तो मैं 3 कॉपर लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 3Cu, ठीक है। तो अब ये हमारे पास रिएक्शन आ गई 2Al प्लस 3CuCl2, 2AlCl3 प्लस 3 कॉपर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इस रिएक्शन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, बैरियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट बनेगा एंड पोटाशियम क्लोरेट। तो ये भी हमने जो है ये रिएक्शन बहुत बार की हुई है। बैरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 प्लस पोटाशियम सल्फेट क्या होता है, K2SO4। अब Na2SO4 की जगह K2SO4 आ गया, रिएक्शन वही रहनी है। बैरियम सल्फेट बनेगा यानी कि BaSO4 प्लस पोटाशियम क्लोराइड बनेगा यानी कि KCl, ठीक है। तो ये बैरियम सल्फेट के तो PPT बनेंगे। ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है, 2 सॉल्यूशन लिए और उसमें एक इनसॉल्युबल और एक आपका सॉल्यूट, पर हमें तो इसको बैलेंस करना है। अब यहाँ देखो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये 2KCl, यहाँ क्लोरीन और जो पोटाशियम है वो 2 है, लेकिन यहाँ 1 है तो यहाँ 2KCl हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई। तो हमें यहाँ देखना है बेरिलियम 1 है, बेरिलियम 1 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट भी 1 है, K2Cl2 यहाँ 2 थे लेकिन वहाँ 1 था तो मैंने 2KCl कर दिया दोनों साइड, तो बैलेंस हो गया। यहाँ पे जो है 2 लगा दिया, तो अब दोनों साइड K भी 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच। आपको इनको बैलेंस भी करना है प्लस इनको पहचानना भी है कि आपका ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डीकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है। वो रिएक्शंस आपको टाइप ऑफ रिएक्शन भी पहचाननी है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है और उसको बैलेंस भी करना है। वर्ड्स में दिया हुआ है तो फॉर्मूले में कन्वर्ट भी करना है और बैलेंस भी करना है। तो सारे जो थे पूरा चैप्टर एक ही क्वेश्चन में दे दिया, ये कह सकते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट है पोटाशियम ब्रोमाइड, एक्वस में दिया हुआ है, बैरियम आयोडाइड, एक्वस में पोटाशियम आयोडाइड बनेगा एंड बैरियम ब्रोमाइड बनेगा, और एक आपका एक्वस में दिया हुआ है, एक सॉलिड में। तो सबसे पहले तो आपको पहचाननी आनी चाहिए। मैंने आपको बता रखा है जब 2 सॉल्यूशन दिए, देखो ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये आपका ये भी एक्वस बना है और ये सिर्फ एक सॉलिड बना है, तो इट मीन्स ये पीपीटी बने होंगे,
ठीक है, ये सॉलिड में है तो पीपीटी बने होंगे। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन थे और उसमें आयंस को एक्सचेंज कर दिया, तो एक सॉल्यूशन बनेगा आगे और दूसरा आपका सॉलिड में बनेगा, यानी कि पीपीटी बनेंगे। इट मीन्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और अब हम इस रिएक्शन को वर्ड्स में लिखते हैं, बैलेंस करते हैं। तो पोटाशियम ब्रोमाइड क्या होता है, KBr, और ये दिया हुआ है एक्वस में, तो AQ प्लस बेरियम आयोडाइड क्या होता है, बेरियम आयोडाइड होता है BaI2, ठीक है, BaI2। उसके बाद हमारे पास आगे क्या बना, आगे हमारे पास बना पोटाशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2, ठीक है। और BaBr2 सॉलिड में है और जो पोटाशियम आयोडाइड है वो आपका एक्वस में है और ये आपका सॉलिड में है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन तो हमने लिख दिया, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड BaI2, Ki और BaBr2। अब दिखाई क्या दे रहा है कि हमारे पास जो है Br2, देखो इधर 2 है लेकिन यहाँ जो है Br1 ही है। तो सबसे पहले तो मैं करूँगी 2 KBr। अब देख रही हूँ यहाँ 2 KBr जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पोटाशियम 1 है, 2K है, 2Ki कर दूंगी मैं। तो अब यहाँ पे भी जो है 2K हो गए, यहाँ पे भी 2K हो गए और यहाँ पे भी Br2 हो गए, वहाँ पे Br2 ऑलरेडी थे ही फॉर्मूले में। तो अब ये इतना बैलेंस हो गया। अब देखते हैं और क्या है। यहाँ पे जैसे मैंने 2 लगाया तो आयोडीन भी 2 हो गई, यहाँ पे भी आयोडीन 2 है। अब बेरिलियम यहाँ पे भी 1 है और बेरिलियम यहाँ पे। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस हो गई 2 KBr प्लस BaI2, 2 Ki प्लस BaBr2। और ये किस टाइप की जो है लिख दिया हमने, इसको बैलेंस कर दिया। और टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा ये क्या है, या तो आप कहो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये, ठीक है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। टाइप ऑफ रिएक्शन बता दी। सेकंड देखिए, जिंक कार्बोनेट सॉलिड में है, जिंक ऑक्साइड बनेगा इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक कार्बोनेट क्या होता है, ZnCO3, ठीक है, इसको हमने हीट दिया, ये बन गया जिंक ऑक्साइड और प्लस बन गया CO2 गैस। तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल एक रिएक्टेंट है ZnCO3, सिंगल एक रिएक्टेंट है ZnCO3 और जैसे उसको हीट दिया तो वो 2 प्रोडक्ट में टूट गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, पहले इसको बैलेंस देख लेते हैं। यहाँ पे Zn1 है, यहाँ पे भी Zn1 है, यहाँ पे CO3 है, तो कार्बन तो यहाँ पे 1 ही है और ऑक्सीजन 2 इधर है और एक ZnO में। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। बट ये एग्जाम्पल किसका है कि सिंगल एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में टूट रहा है बाय मीन्स ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। यानी कि सिंगल रिएक्टेंट जब 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटे तो उसको हम बोलते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन। तो जो सेकंड वाला है आपका B, यहाँ लिख रही हूँ मैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन जो B है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। थर्ड देख रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। यहाँ मैं लिख रही हूँ ब्लू पेन से, थर्ड जो है H2 प्लस Cl2 और ये बन गया, दोनों है तो 2HCl बनेगा, ठीक है, 2HCl गैस है, वो भी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो H2 प्लस Cl2 2HCl, 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो किसका एग्जाम्पल है ये, कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। तो ये जो है C वाला, मैं इधर लिख रही हूँ C पे, ये जो है किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो C वाला जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो D देख लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड बना प्लस हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद एक सिंगल ने, अभी देखो आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे सिंगल एक मेटल आया है अपनी प्योर फॉर्म के अंदर, ठीक है, सिंगल एक मेटल है अपनी प्योर फॉर्म के साथ में। इसने कह रहा है कि HCl जो है वो एक्वस, तो एक सॉल्यूशन फॉर्म में आया है। और उसके बाद बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड
तो MgCl2, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस H2। तो यहाँ देखिए कौन सी रिएक्शन हो सकती है, पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 है क्लोरीन, तो मैं यहाँ 2HCl करूँगी। अब ये रिएक्शन बैलेंस होगी। MgCl2, यहाँ Mg1 है, यहाँ पे भी Mg1 है, यहाँ 2HCl में हाइड्रोजन 2 है, तो वहाँ पे भी H2 में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ MgCl2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है। अब यहाँ देखिए क्या है कि आपका एक जो प्योर फॉर्म के अंदर जो मेटल है वो रिप्लेस कर रहा है यहाँ से हाइड्रोजन को, और खुद का साल्ट बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, और किसको बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो जब एक कोई एलिमेंट, वो मैंने आपको बोला था कि किसी भी फॉर्म के अंदर, अब यहाँ पे देखो क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, तो क्लोरीन नॉन मेटल है तो यहाँ पे H+ का काम करेगा ये, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो होता नॉन मेटल ही है, बट वो जब नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो प्लस की फॉर्म में जुड़ता है, और जब वो मेटल के साथ जुड़ता है तो माइनस की फॉर्म में हाइड्राइड बनाता है। तो यहाँ पे जो है मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो एक एलिमेंट अपनी प्योर फॉर्म में रहता है, दूसरा आपका सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है, और वो एलिमेंट जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है अपनी जगह से, खुद का साल्ट बना लेता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि ये एक सिंगल फॉर्म में आता है प्योर फॉर्म में। अगर दो सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे ऊपर वाली ये रिएक्शन है, और फिर आपका दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, और उसमें एक सॉल्यूशन जो आपका सॉल्यूशन फॉर्म में, एक आपका जो है PPT की फॉर्म में बनता है, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये क्या है, ओनली जो डी वाली है ये आपका, अब ये रिएक्शन भी बैलेंस है, और इसमें हो जाएगा आपका, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। पता नहीं येलो कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डी जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया, लाइन टू लाइन जो है हमने सब सारी रिएक्शंस जो बैलेंस कर लिया, और सभी रिएक्शंस को हमने टाइप ऑफ रिएक्शन देख लिया। तो फर्स्ट जो था वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, सेकंड जो है जिंक कार्बोनेट वाला वो आपका डीकम्पोजिशन का एग्जांपल, सी जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, एंड जो डी है आपका वो जो है मैग्नीशियम और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल, ठीक है। तो जो है क्वेश्चन नंबर 9 में हम इसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं। ये हम देख रहे थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो यहीं पे हम अपना जो है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का भी देख लेते हैं। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो जब भी कोई रिएक्शन जो है आपका चेंज इन टेम्परेचर क्या था, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन था, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं कि जब भी आपका कोई रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर या तो जो प्रोडक्ट बनेगा या तो उसका जो है मिक्सचर का टेम्परेचर, प्रोडक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, या पहले ही रिएक्शन होगी ही नहीं तब तक आप उसको टेम्परेचर दो ना, यानी कि तब तक आप किसी भी फॉर्म में एनर्जी उसको ना दो, हीट, सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी आपको एनर्जी दोगे तभी वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो इस टाइप के रिएक्शन जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस थी, ठीक है, पहले उनको हीट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट चाहिए होती तभी वो हो रही थी, तो उनको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो हम कहेंगे दो लाइनें हमारे पास, पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और सेकंड है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में क्या है कि वो रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस विच इवोल्व द हीट, यानी कि वहां पे क्या होगा, हीट इवोल्व हो रही है, दोज रिएक्शन विच इवोल्व द हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, उसको हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोल दिया। और यहाँ हम क्या कहेंगे, दोज रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब द हीट, यानी कि जो पहले ही आपका एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब हीट, तो उनको हम क्या बोलेंगे,
एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सेकेंड हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी आपकी कंबशंस रिएक्शन है, यानी कि जलने वाली जो रिएक्शन है, मीथेन का बर्निंग हो रही है, कार्बन की बर्निंग हो रही है, कोई और चीज़ है उसको हम बर्न कर रहे हैं, कोई भी बर्निंग की या कंबशंस की जो रिएक्शन है, तो हम कहेंगे ऑल कंबशंस रिएक्शन। उसमें कुछ भी आपका जल रहा हो, जैसे अपना जो खाना हम खाते हैं वो भी आपका जो है उसका भी कंबशंस ही होता है। कंबशंस कहें, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहें, डीकम्पोजिशन ऑफ फूड कहें, सब एक ही बात है। एयर की प्रेजेंस में जो हमने खाना खाया पहले वो डिकम्पोज होकर ग्लूकोज में जाएगा, ग्लूकोज में जाने के बाद फिर एयर की प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिर उसका कंबशंस होता है, तब हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, और CO2 और H2O मिलता है। तो है वो रेस्पिरेशन जो हम कहेंगे ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि वो सारी की सारी क्या होंगी, एक्सोथर्मिक होगी, जहाँ पे कंबशंस हो रहा है, क्योंकि वो हीट निकालती, ठीक है, हीट इवोल्व करती ही करती है। एंडोथर्मिक में हम कहेंगे ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जितनी भी आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी सब में हीट की, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी ही थी, तब वो रिएक्शन ही तभी होगी, तब वो आपका रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होगी। तो ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि वहाँ पे आप हीट की फॉर्म में दो एनर्जी, या लाइट का मतलब सनलाइट होता है, या फिर लाइट की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया कंबशंस का, मैं एग्जांपल लूँ तो कंबशन जैसे आपका C+O2, तो क्या बन गया CO2। तो जैसे ही कार्बन जो है वो क्या होता है, कोयला, तो जैसे कोयला जलता है तो जलने के लिए तो आपको पता है एयर या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो एयर लिखो या ऑक्सीजन लिखो, ठीक है, तभी जलेगा जब आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो CO2 बन गया। तो CO2 गैस तो निकल रहा है, साथ में जब कोयला जलेगा तो CO2 गैस, धुआं तो निकल ही रहा है, स्मोक तो निकल, लेकिन जो कोयले जले हैं तो वो गर्म भी तो होंगे, जो रिएक्शन प्रोडक्ट जो है वो बना है वो गर्म भी तो होगा, हीट भी तो निकलेगी। तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, प्लस, वहाँ हीट निकल रही है, तो प्रोडक्ट की साइड प्लस करके हीट निकल रही है, मतलब वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवोल्व हो रही है, एक्सो का मतलब बाहर निकलना, ठीक है। और अगर प्लस हीट आप प्रोडक्ट इन रिएक्टेंट की साइड दे रहे हो, या फिर आप एरो के ऊपर हीट दे रहे हो, तो मतलब वो पहले ले रहा है उसके बाद प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो एंडोथर्मिक हो गया। अब यहाँ पे मैं और एग्जांपल, जैसे कार्बन का हो गया। सेकंड जैसे मीथेन जो है नेचुरल गैस, उसका जब कंबशंस होता है तो CH4+O2 और ये बन जाएगा CO2+H2O। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 4 है तो 2H2 हो जाएगा और कार्बन CO2। हाँ, अब ये बैलेंस हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए तो 2O2 हो जाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस होगी, तो CH4+2O2 CO2+2H2O। तो ये रिएक्शन जो है कंबशन ऑफ मीथेन, ये भी आपका क्या है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। थर्ड हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें भी आपका क्या होता है, हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ये होता कैसे है कि जो हमने खाना खाया वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में पहले जाएगा और ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमारी बॉडी जो हमने राइस ब्रेड खाया उसको डायरेक्ट नहीं पचा सकती, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पहले वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में जाएगा ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज, हमारी बॉडी में ऑलरेडी हर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, फिर उसका बर्निंग होगी या कंबशन होगा, तब आपका जो है ग्लूकोज से CO2 बनेगा जो बाहर निकलाएगा रेस्पिरेशन में, ठीक है। ऑक्सीजन का यूज अंदर हो रहा है, CO2 को हम बाहर निकालेंगे और H2O, और आपका एनर्जी जो है वो हमें फूड से मिलेगी। तो वो आपका क्या है, टोटली एक रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें एनर्जी लिबरेट होती है, हीट एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन, CO2, CH4 या और भी कोई आपके जितने भी एग्जाम्पल है जहाँ पे आपका हीट इवोल्व हो रही है, वो आपके सारे क्या हैं, जो है एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल जहाँ हीट इवोल्व हो रही है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल एक तो आपका एग्जाम्पल हो गया फोटोसिंथेसिस का, रेस्पिरेशन के अपोजिट हो गया फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये एक। तो ध्यान रखोगे, जो फोटोसिंथेसिस है वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक क्यों है, एंडोथर्मिक प्रोसेस,
इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रीन लीव्स के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, ग्रीन लीव्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल, वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही काम करता है। और जो आपके जो ट्रीज है या पेड़ पौधे जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो बनाएंगे 6 और किसका यूज करते हैं? जो CO2 हम छोड़ रहे हैं अपने रेस्पिरेशन से। देखो सब कुछ इंटरलिंक्ड है, आपका जो है एनवायरनमेंट में सब कुछ इंटरलिंक्ड है हमसे, इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ। जो CO2 हम छोड़ रहे हैं जो हमारे लायक नहीं है, वो CO2 इनके लिए बहुत लायक है, यानी कि बहुत अच्छी इनके लिए खाना बनाने के काम आती है। तो जैसे सनलाइट की रिक्वायरमेंट यहाँ जरूरी है, तो ये इसीलिए आपका एंडोथर्मिक है कि पहले सनलाइट मिलेगी तो ही होगी ये रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो CO2 को यूज करेंगे, 6CO2 + 6H2O, और आपका क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा इनका खाना, और प्लस ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगी 6O2, और प्लस कुछ आपका जो है हीट एनर्जी यहाँ पे वो जो है ये पहले ले रहा है, वहाँ पे देगा नहीं, ये पहले ही सनलाइट को यूज कर रहा है। तो जो फोटोसिंथेसिस है ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 6CO2 + 6H2O क्या बन गया? C6H12O6 ग्लूकोज बन गया, और आपका जो है 6O2 बाहर निकल गया। ऑक्सीजन जो बाहर निकला पेड़ पौधों से वो हम यूज कर रहे हैं, और वो हमारे जाके जो है बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन की जो है वो उस प्रोसेस को कर रहा है कि जो हमारा खाना है वो आपका रेस्पिरेशन होगा, तो उस खाने में जो आपका ग्लूकोज मिला वो उस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, और जो है हमें CO2 को बाहर निकाल देगा। तो दोनों इंटरलिंक होंगे। तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वहाँ हमें एनर्जी मिल रही है, और ये जो है वहाँ हीट एनर्जी, यहाँ पे ये हीट एनर्जी पहले यूज कर रहा है। ठीक है, सनलाइट को यूज करेगा, उसके बाद ये ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका एंडोथर्मिक जो है प्रोसेस है। तो आपको इतना याद रखना है, रिएक्शन आपको याद ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 6CO2 + 6H2O, और आपको ये पता है कि ये किसकी प्रेजेंस में होगा? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा, क्लोरोफिल। और यहाँ पे आपका क्या होगा? सनलाइट। और ये क्या बनाएगा? C6H12O6 + 6O2 ऑक्सीजन गैस देगा। तो ये हमारे पास एक और अच्छे से जो है रिएक्शन हमारे पास फेमस है, N2 + O2, ये बनाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 2NO। ये जो है इसको पहले हीट देनी पड़ती है, ये रिएक्शन एंडोथर्मी की है। और भी एग्जाम्पल हमने जो किए थे, और एग्जाम्पल जो है कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप तोड़ोगे कैसे, यानी कि डिकम्पोज कैसे करोगे, ये सिंबल हीट का होता है। ये जो ट्रायंगल वाला सिंबल है वो हीट का होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको तोड़ोगे कैसे? तब आप हीट दोगे तो ही टूटेगी। और ये किस में हो जाएगा? एक सिंगल जो है रिएक्टेंट वो टूटेगा 2 में, CaO + CO2। तो ये भी जो एग्जाम्पल है वो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बट वहाँ पे हीट यूज हो रही है, इसलिए वो एंडोथर्मिक का भी एग्जाम्पल है। तो जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपने की, कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हो, वो सभी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, और जितने भी बर्निंग वाली रिएक्शन जो है आपने कंबशंस वाली, जहाँ पे इनका कंबशंस हो रहा है, जितने भी फ्यूल्स हैं, ठीक है, उनका कंबशंस हो रहा है, जितने भी हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन मतलब CH4, जहाँ पे सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो कंपाउंड में, वो आप पढ़ोगे 4th चैप्टर में हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में, तो वो आपके वहाँ पे हीट लिबरेट हो रही है, तो वो आपका एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लो अच्छे से। यहाँ रेस्पिरेशन है, वहाँ फोटोसिंथेसिस है, ये सारा मैंने लिख दिया है। यहाँ पे सारी कंबशंस रिएक्शन, वहाँ पे सारी डीकम्पोजिशन। कंबशंस है ये, कॉम्बिनेशन नहीं, कंबशंस जलने वाली, ठीक है, रिएक्शंस। तो ये सारा ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है हमारे पास वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। अभी हमने किया, ठीक है, एक बार और कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे जो है आपके सामने इधर ही करके दिखा रही हूँ, जो है थोड़ा सा और भी हम बोर्ड यूज़ कर लेंगे।
ये देखिए जो रेस्पिरेशन है उसमें होता क्या है, इंटरलिंक्ड प्रोसेस मैंने बताया। हमने खाया राइस, ब्रेड, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ठीक है, जो भी हमने खाना खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता ही होता है, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जाएगा हमारी बॉडी से, उसका डीकम्पोजिशन होगा और वो बन जाएगा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, वो सिंपलेस्ट है ये। तो हमने जो खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इसीलिए जो बीमार आदमी है उसको जल्दी पच जाए ऐसी चीज़ें देती है, ग्लूकोज वाली चीज़ें, ठीक है। सलाइन जो है तो उसमें जो है उसमें भी आपका इसी तरह का जो होते हैं, जो उसमें NaCl का जो है वो उसके हमारे जो ब्लड है उसके अंदर उससे कंसंट्रेशन उसकी उससे मिलती जुलती हो, ठीक है। इसी तरह आपका जो बिस्किट वगैरह देते हैं हल्का फुल्का खाने के लिए ताकि वो पच जाए आराम से, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में उसको टाइम ना लगे, ऑलरेडी वो पहले ही ग्लूकोज में की फॉर्म में है। तो इसलिए आपका ग्लूकोज की फॉर्म में हमारा खाना पीना ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज में बन गया हमारी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद ये हमारी सेल्स के अंदर होता है ऑक्सीजन, तो ये लेगा ऑक्सीजन को, ऑलरेडी मैं बैलेंस करके बता रही हूँ, ये लेगा ऑक्सीजन को, ठीक है। हमारी सेल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है हर एक टिश्यू में, हर एक सेल में। उसके बाद ये टूट जाएगा 6CO2 में प्लस 6H2O में, और साथ में ये देगा हमें एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी हम अपने लिए यूज़ करते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, अपनी जो है दिन भर के काम करने के लिए इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। तो खाने के लिए टू स्टे अलाइव वी नीड द फूड, ठीक है। तो उस फूड की ये प्रक्रिया है कि जो हमने खाया वो कन्वर्ट हो गया सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। उस ग्लूकोज ने जो हम सांस ले रहे हैं रेस्पिरेशन में, वो ग्लूकोज जैसे ऑक्सीजन अंदर रहता है हमारी सेल्स में घूम, पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना जो है हमारे सेल्स का, टिश्यू का जो है, लंग्स का काम है कि पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो वहाँ पे पहले ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हर एक सेल में, वो जो है ग्लूकोज वो आपका ऑक्सीजन से मिलेगा और 6CO2 को, यानी कि हम सांस ले रहे हैं तो CO2 को हम बाहर छोड़ देंगे, ये आपकी रेस्पिरेशन हो गया, एनर्जी। तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का है। अब अगर रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ, हीट एनर्जी निकली, एनर्जी लिबरेट हो रही है प्रोडक्ट की साइड, हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो एस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ ये, ठीक है। अब यही जो CO2 निकली है, चलो मैं इस फोटोसिंथेसिस को और देख लेते हैं साथ में। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वो जो CO2 हमने निकाली 6CO2, ठीक है, प्लस 6H2O, ग्रीन लीव्स जो है वो H2O लेंगे, या उनके अंदर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पानी उनके पास होता ही है, सनलाइट की प्रेजेंस होगी वहाँ पे, तो लाइट वो पहले ही ले रहे हैं, क्लोरोफिल उनके अंदर प्रेजेंट होता ही है, एक पिगमेंट जो हेल्प करता है इसमें, ठीक है। और वो बनाएंगे 6 ऑक्सीजन, 6 पहले ग्लूकोज लिख देते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लिए खाना खुद बनाया है ग्लूकोज, तो उन्होंने CO2 जो हम छोड़ रहे हैं उसका यूज़ करके और फिर ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और उस ऑक्सीजन का हम अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ करके एनर्जी हमें मिल रही है हमारी बॉडी को, और हम अपने अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो देखो रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वहाँ एनर्जी लिबरेट हो रही है, और फोटोसिंथेसिस में पहले ही वो सनलाइट को यूज़ कर रहा है, तो वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड फोटोसिंथेसिस इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये आपका हो गया। तो हमने 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। और कितने रह गए, 11 से 20, ठीक है। 20 क्वेश्चंस जो हैं वो हैं इसमें, तो 10 हमने कर लिए, 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए 10 तक, ठीक है। 20 क्वेश्चन थे, 10 हमने कर लिए। तो अब इस लेक्चर में इतना ही।
1 से 10 तक हमने अच्छे से जो भी था सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए तो आप बार बार उन रिएक्शंस को बैलेंस करना, प्रैक्टिस ये आप सब करते रहो, चैप्टर को रिवाइज करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।